न्यूज चैनल रिजॉर्ट नामक विश्व प्रसिद्ध वेकेशन स्पॉट से जुड़ी खबरों की जांच और रिपोर्ट करते हैं। एक दशक पहले रोमो सिंड्रोम नामक वायरस पूरे विश्व में फैला। लगभग 2 अरब लोग संक्रमित हुए। वायरस ने पीड़ितों को सिर्फ नहीं मारा, उन्हें पुनर्जीवित भी कर दिया। मरे हुए लोग ज़ॉम्बी बनकर वापस आ गए। फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने इलाज खोजने से इनकार कर दिया और सरकारों ने ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल शुरू करके जवाब दिया, जो संक्रमित क्षेत्रों को खत्म करने के लिए हवाई हमलों की एक श्रृंखला थी। तब से अधिकतर ज़ॉम्बी नष्ट हो गए, बाकी कुछ ही प्रशांत के एक दूरस्थ द्वीप में अब कैद है। एक वायरस जो जीवित और मृत लोगों के बीच युद्ध पैदा करता है। ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल ही इसका इलाज था। अरबपति वैलेरी विल्टन, एक हाई प्रोफाइल सीईओ, उस द्वीप को रिजॉर्ट नामक एक खास हॉलिडे डेस्टिनेशन में बदल देती है। वह अमीर रोमांस चाहने वाले मनोरंजन के लिए ज़ॉम्बी का शिकार कर सकते हैं। द्वीप के चारों ओर होप यू नामक एक चैरिटी द्वारा बनाए रखा गया एक विशाल शरणार्थी शिविर है। वैलेरी उस संगठन का नेतृत्व करती है और खुद को शरणार्थी संकट कम करने वाली मानवतावादी के रूप में पेश करती है। हालांकि उसके इरादों पर सवाल उठते रहते हैं। युवती, पैर में गैंग्रीन हो तो बाकी बचाने को पूरी टांग कुर्बान करनी पड़े। उधर लंदन में मेलानी नामक महिला खाली अंधेरे कमरे में बैठी है। वह सपोर्ट ग्रुप में आई पर कोई नहीं आया। ठीक होने को आतुर वह पति लुइस को रिसोर्ट जाने को मनाती है। सोचती वहां का अनुभव उसे डर का सामना करने में मदद करेगा। उसी रात बाद वह बुरे सपने से घबराकर जागती है। फिर वह अपने पिता का एक वीडियो देखने लगती है जो ज़ॉम्बी युद्ध के दौरान उनके मरने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। तुम बहुत दयालु, देखभाल करने वाली हो, हमेशा से रही हो। दुनिया में रहने के लिए मैंने तुम्हें पाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इससे लड़ो। कुछ दिन बाद जोड़ा अन्य मेहमानों संग द्वीप के एयर बेस पर उतरता है। किशोर इन्फ्लुएंसर जैक, एल्फी, सैडी और आर्चर एयरपोर्ट लाउंज में उड़ान का इंतजार करते हुए मेलानी और लुइस पे लेते हैं। गुड़िया लिए नन्ही लड़की आती है। मेलानी पर मुस्कुराती और उसकी माँ उसे तुरंत दूर खींच लेती है। कुछ देर बाद तेज मिलिट्री स्टाइल नाव मेहमानों को द्वीप ले जाती है। जब भी किनारे लगते हैं तो कैमरे चमकते हैं, संगीत बजता है और पर्यटक आने वाले रोमांच के लिए उत्सुक लगते हैं। भूलना मत, तुम्हारा ओरिएंटेशन जल्द ही शुरू हो रहा है। ओरिएंटेशन? शिकार में शामिल होने से पहले सबको रेंज पर हथियार प्रशिक्षण पूरा करना होता है। मेलानी बंदूक अनपेक्षित आत्मविश्वास से संभालती है। उस रात मेहमान एक शानदार डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। चलो भी। शक्तिशाली सीईओ वैलेरी विल्टन रिजॉर्ट के उस मिशन पर परिष्कृत भाषण देती है, इसके तहत नियंत्रित आमने सामने के जरिए ज़ॉम्बी युद्ध से बचे लोगों को आघात से उबरने में मदद की जाती है। फिर वह मेहमानों को दिखाने हेतु मंच पर बंदा ज़ॉम्बी पेश करती है। प्राणी गुर्राता है और अपनी जंजीरों से जूझता है। दर्शक रोमांचित होते हैं। वैलेरी से कल के शिकार अनुभव की एक झलक बताती है। भीड़ तालियां बजाती है, उसके हर शब्द पर विश्वास करती है। पार्टी से दूर सैडी चुपके से निकल जाती है। वह निषिद्ध गलियारों से चुपचाप गुजरती हुई रिसोर्ट के कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। पोर्टेबल डिवाइस से सिस्टम की सुरक्षा बाधाएं तोड़कर वह गोपनीय डेटा को पूरी तरह फ्लैश ड्राइव में कॉपी कर लेती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, आर्चर उसे प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर आते हुए देख लेता है। अगले दिन कंट्रोल रूम में सुरक्षा कर्मी को सैडी की सेंध का पता चलता है। इंजीनियर घबराते हैं और क्रूर बॉस का डर उन्हें चुप रखता है। वे घटना को छिपाने और चुपचाप इसे ठीक करने का फैसला करते हैं। आज बस दिन निकालें, रात भर सिस्टम साफ करूंगा, उसे कभी पता नहीं चलेगा। सूर्योदय के समय मेहमान रिजॉर्ट की दीवारों से परे अपनी पहली ज़ॉम्बी सफारी के लिए बख्तरबंद गाड़ियों में निकलते हैं। लेकिन जैसे ही सुरक्षा मुख्य द्वारों को सील करने की कोशिश करती है, स्वचालित प्रणाली विफल होने लगती है। यह एक शुरुआती संकेत है कि द्वीप पर कुछ बहुत गलत हो गया है। शिकार क्षेत्र में प्रशिक्षक समूह को एक ऊंचे मंच पर इकट्ठा करता है, जहाँ से धीरे धीरे चलने वाले ज़ॉम्बी से भरा मैदान दिखाई देता है। वह नियम और सुरक्षा उपाय बताता है। राइफल दिए जाने पर सैडी झिझकती है। राइफल बस? नहीं, फिलहाल नहीं, धन्यवाद। लुइस पत्नी को आराम करते देखने उत्सुक। मेलानी वह हथियार उठाती है और स्कोप से देखती है। नीचे लक्ष्यहीन रूप से घूम रही एक महिला ज़ॉम्बी से आंखें मिलाती है। उस जीव की खोखली नजर उसे अपनी जगह पर जमा देती है। मेलानी अपनी बंदूक नीचे कर लेती है पर ट्रिगर नहीं खींच पाती। ये देखती है। पास में आर्चर कंधा टिकाता है और मशीनी सटीकता से गोली चलाता है, जो एक सटीक निशाना लगाता है। थोड़ी देर बाद समूह जंगल में और अंदर एक सुरक्षित कैंप साइट की ओर जाता है, जहां वे रात बिताएंगे। यही हमें दोस्तों, तारों के नीचे एक रात के लिए आपका कमरा। सामान खोलते मेलानी लुइस से कहती है कि उसे इस यात्रा पर पछतावा है। कहती है, कभी इंसान रही को मारने मात्र हेतु इतना धन उड़ाना निरर्थक है। लुइस शांत रहते हुए उससे कहता है, ज्यादा मत सोचो, समय का अच्छा उपयोग करो, क्योंकि हम पहले से इतनी दूर आ चुके हैं। रिसोर्ट के नियंत्रण केंद्र में लौटते ही अराजकता फैलती है। इंजीनियर समझते हैं अनदेखा उल्लंघन अब कहीं बदतर हो चुका है। सुरक्षा प्रमुख अंततः स्वीकार करता है कि किसी ने उनके मेनफ्रेम में घुसपैठ की है। कुछ ही क्षणों बाद सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। सुरक्षा ताले खुल जाते हैं, अलार्म बंद हो जाते हैं और निगरानी फीड बंद हो जाती है। पूरे द्वीप में पिंजरे टूट जाते हैं क्योंकि रोके गए ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और एक बार नियंत्रित स्वर्ग में स्वतंत्र रूप से घूमने लगते हैं। उधर से कोई जवाब नहीं है। ओवरराइड करो, पहले चेतावनी दो।
द्वीप पर कहीं और एक और शिकारी दल खुद को घिरा हुआ पाता है। पर्यटक जो कभी हंस रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे अब घबरा जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी हर दिशा से झुंड में आ रहे हैं। एक आदमी जीव के सिर में गोली मार देता है, पर पीछे से दूसरी लहर हमला कर दूसरे मेहमान को जमीन पर घसीट ले जाती है। चीखें हवा में गूंजती हैं क्योंकि बचे हुए लोग अंधेरे जंगल में बिखर जाते हैं, अपना सामान और एक दूसरे को छोड़ देते हैं। रिसोर्ट में वापस अराजकता जंगल की आग की तरह फैल जाती है। अंडे इमारतों पर छा जाते हैं, जो दिखे उस पर हमला करते। मेहमान, गार्ड, कर्मचारी सब कंट्रोल रूम में। इंजीनियर बेतहाशा सिस्टम पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संक्रमित ज़ॉम्बी उनके खत्म करने से पहले ही अंदर घुस जाते हैं। मिनटों के भीतर ऑपरेटरों को चीर दिया जाता है, उनका खून कंसोल पर फैल जाता है। वैलेरी कत्लेआम देखती है। पिछली रात प्रदर्शित वही महिला ज़ॉम्बी उससे आंखें मिलाती है तो वह उसका संयम निगल जाता है। वो अपने निजी कार्यालय में भाग जाती है, दरवाजा बंद कर देती है और अपने कर्मचारियों को बाहर मरने के लिए छोड़ देती है। कुछ ही क्षण बाद सिस्टम पूर्ण पतन पहचानकर स्वचालित रूप से ऑपरेशन ब्रिमस्टोन सक्रिय करता है, जो द्वीप का आत्मविनाश प्रोटोकॉल है। उस पल से हर बचे व्यक्ति के पास बस कुछ ही घंटे हैं पूरी सुविधा बमबारी में राख होने से पहले भागने। इस बीच मुख्य परिसर से दूर मेलानी और अन्य लोग इस प्रकोप से अनजान रहते हैं। उनके कैंप साइट पर रात हो जाती है। उनकी शांति अचानक समाप्त हो जाती है जब मेलानी पेड़ों से उनकी ओर लड़खड़ाते हुए एक अकेले ज़ॉम्बी को देखती है। चेतावनी चिल्लाती, सैडी से फायर करने कहती, पर सैडी जम जाती। वह जीव आगे बढ़ता है और जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, आर्चर की गोली चलती है जो उसे तुरंत मार देती है। घबराया टूर गाइड जोर देकर कहता है, यह असंभव है, ज़ॉम्बी सुरक्षा घेरा कभी नहीं तोड़ते। पुष्टि के लिए वो वाहन की फ्लडलाइटें चालू करता है। रोशनी की किरण अंधेरे से दर्जनों आकृतियों को उभरते हुए दिखाती है। एक पूरी भीड़ उनकी ओर बढ़ रही है। ज़ॉम्बी पास आते ही पुरुष गोली चलाते हैं। मेलानी सैडी बचने को भागती है, तभी एक अनडेड मेलानी पर झपटता है, लगभग उसे काट लेता और सैडी उसे आखिरी पल खींच कर लेती है। वे वाहन की छत पर चढ़ दूर रहते हैं। में मृतकों की कराहें बढ़ती जाती हैं। यूट्यूबर अल्फी चढ़ते पकड़ खो देता है। ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और गहराई से काटता है। इससे पहले कि लुइस प्रतिक्रिया करता, वह संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अल्फी और उस जीव दोनों को गोली मार देता है। तत्काल खतरा समाप्त होने पर आर्चर शांति का आह्वान करता है। बचे हुए लोग थके हुए और घबराए हुए रात भर गाड़ी के ऊपर रहते हैं, अपने हथियार तैयार रखते हैं। जंगल दूर की गुर्राहट और उन कदमों की आवाज से जीवंत है जिन्हें वे देख नहीं सकते। वे अपनी स्थिति का जायजा लेते हैं। गाइड बताता है कि उनके पास ब्रिमस्टोन के पूर्ण विस्फोट से पहले केवल कुछ घंटे हैं, जो द्वीप को समतल कर देगा और संक्रमण को जला देगा। वह बताता है, में बचने का उत्तम मौका निकासी हेतु संचार टावर पहुंचना है, लेकिन परिवहन टूटने से अब उनके मौके बेहद कम दिखते हैं। बाकी कर्मचारियों का क्या? हमें हमले से 30 मिनट पहले निकासी का आदेश दिया गया था। आर्चर पैदल चलने पर अड़ा रहता है, कहता है, रुकना मौत है। दल पेड़ों के बीच सतर्क होकर उसके पीछे बढ़ता है। एक जगह वह सबको रोक देता है, दावा करता है, हलचल सुनाई दी। कुछ ही पल बाद झाड़ियों से एक ज़ॉम्बी निकलकर जैक को पटक देता है। गाइड समय रहते उसे गोली मारता है और जैक बच जाता है। तुम सब चलो अभी। आगे बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें एक क्षतिग्रस्त बाढ़ से सटी एक दुर्घटनाग्रस्त सफारी गाड़ी न मिल जाए। एक एक कर तंग दरार से रेंगते हैं और तभी पेड़ों की पंक्ति से ज़ॉम्बियों का झुंड निकलता है। समूह दूसरों को कवर करने के लिए लगातार गोलियां चलाता है जब तक कि सभी पार न हो जाए। अचानक एक ज़ॉम्बी अंदर ही घुसकर टूर गाइड को काट लेता है, ये जानते हुए कि वह संक्रमित है। लुइस एक सांस लेता है और उसके बदलने से पहले उसे गोली मार देता है। आगे बढ़ते हुए आर्चर मानता है, ऐसी अफरा-तफरी उसे काफी परिचित लगती है। ज़ॉम्बी मारना ही वह हमेशा जानता आया। कड़वा सच ये कि बस वही उसे समझ आता है। जल्द वे दूर एक संचार टावर दिखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आर्चर सैडी से पूछता है, नियंत्रण कक्ष में उसने क्या किया, पूरा सच बताओ। जब वह हिचकिचाए, उसे पीछे छोड़ने की धमकी देता। क्या तुम उसे बताने जा रहे हो? तुम यहाँ क्यों हो? हम मजबूरी में सैडी कबूलती है। वह लिविंग टू नामक उग्र समूह की सदस्य है, जो ज़ॉम्बियों के मानवीय व्यवहार के लिए लड़ने वाला संगठन है। उसका मिशन रिसोर्ट की क्रूरता उजागर करने वाले दस्तावेज चुराकर उसे बंद करना था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा दिया। जब उसने फाइलें डाउनलोड की, उन्होंने उसकी फ्लैश ड्राइव से चुपके वायरस अपलोड किया। सिस्टम ध्वस्त हुआ और प्रकोप फैल गया। रहस्य खुलते ही वह टूट गई। सैडी को एहसास होता है कि वह अनजाने में सैकड़ों लोगों की मौत का कारण बनी। बाकी समूह उनके साथ हुई हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराता है। संचार टावर तक पहुंचने के लिए बचे हुए लोगों को एक जर्जर इमारत परिसर से होकर गुजरना होगा, जो फटे हुए मांस और खून के धब्बों से भरा है। सावधानी से चलते हुए वे बिना कोई आवाज किए अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वे अंधेरी सुरंगों से गुजरते हैं, समूह को विभाजित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चल, मेलानी, लुइस एक राह में पहुंच गए। सैडी और जैक दूसरे में धकेले गए। आर्चर का समूह बिना पता चले एक निकास तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरे उतने भाग्यशाली नहीं होते। ज़ॉम्बी जैक और सैडी पर झुंड में हमला करते हैं। घमासान संघर्ष में सैडी जैक को पकड़ से छुड़ाने लगती है, पर इसी दौरान उसे काटा जाता है। अपना भाग्य मोहरबंद समझकर वह जैक को फ्लैश ड्राइव देती है और चेताती है,
उसके बदलने से पहले भाग जाओ। जैक हिचकिचाता है, लेकिन उसकी चीखें उसे आगे बढ़ाती हैं। वह हांफता और कांपता हुआ दूसरों से मिलता है और वे सब मिलकर एक बाढ़ वाले परिसर में भाग जाते हैं, जबकि ज़ॉम्बी उनके पीछे फाटकों पर पंजे मारते हैं। अंदर उन्हें धातु के पिंजरों से घिरा एक धुंधला दालान मिलता है। कुछ में बंधे हुए ज़ॉम्बी हैं जो संकेत देते हैं कि कभी उनका अवयव निकालने या प्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता था। बिना किसी चेतावनी के एक ज़ॉम्बी छत से गिरता है और जैक की गर्दन में काट लेता है। संक्रमण तेजी से फैलने पर उसे ऐंठन होती है। आर्चर अपनी बंदूक उठाता है और परिवर्तन पूरा होने से पहले जैक की जान ले लेता है। अब केवल 3 बचे हैं। वे परिसर में भीतर बढ़ते हैं और एक फैला इलाका पाते। शरणार्थी शिविर जैसा लगता है। संकेतों और बैनरों पर होप और यू का लोगो है, वही चैरिटी जिसका नेतृत्व करने का दावा वैलेरी विल्टन ने किया था। लेकिन सच्चाई साफ हो जाती है। शिविर एक दिखावा है। भोजन और सुरक्षा के वादों से यहाँ फुसलाए गए शरणार्थियों को रिसोर्ट के संचालन को चलाए रखने के लिए ज़ॉम्बी में बदल दिया गया था। मरे हो के बीच मिलानी एक जाना पहचाना चेहरा पहचानती है। वह छोटी लड़की जिसे वह हवाई अड्डे पर मिली थी अब बदल गई है और गुरा रही है। उसकी चीख अन्य संक्रमित शरणार्थियों का झुंड अपनी ओर खींच लाती है। तीनों गलियारे से पीछे हटते हैं, एक दरवाजे को जोर से बंद करते हैं, जबकि दूसरा धक्का देती हुई भीड़ से जाम हो जाता है। ऐसे ही ज़ॉम्बी उन पर हावी होने लगते हैं। मिलानी मदद के लिए पुकारती है। रुकने के बजाय लुइस एक लटकती हुई जंजीर पकड़ता है, खुद को खुली छत की ओर खींचता है और बिना एक शब्द कहे उन्हें छोड़ देता है। कोई रास्ता न देखकर मिलानी से भागने और पीछे मुड़कर न देखने के लिए कहता है। वह पीछे रह जाता है। उसे एक मौका देने के लिए भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। आर्चर आखिरी पल तक लड़ता है, गिर जाने से पहले कई ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। मिलानी छतों पर दौड़ती है, चारों ओर लटकी लाशों की कतारें। वो ऊपर ज़ॉम्बियों से भरी लॉबी में पहुंचकर बाहर का रास्ता खोजती है। अचानक लुइस सामने आ जाता है। वे कमजोर, पश्चातापी दिखता है। अब मानता है कि वह आर्चर को छोड़ने पर पछताता है। मिलानी उसकी बाह पर एक ताजा दंश चिन्ह देखती है। चुप, बंदूक उठाकर नहीं चलाती, उसे देकर अंत वही करे। कुछ ही देर में ज़ॉम्बियों की लहर कमरे में घुस पड़ती है। मिलानी भागकर दूसरे अंधेरे कमरे में पहुंचती है। वह अंधेरी दालान में आगे चलती रहती है। अचानक वैलेरी उसे अपने ऑफिस में घसीटती है, पीछे दरवाजा बंद करती है। वह कहती है बाहर का रास्ता सिर्फ आपातकालीन निकास है, लेकिन मिलानी उसका सामना करती है क्योंकि उसने लाचार शरणार्थियों को मुनाफे के लिए उत्पादों में बदल दिया। यह आरोप वैलेरी को गुस्सा दिलाता है, जो बंदूक छीनने के लिए झपटती है। ये उन दोनों के हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर जाती है, इससे पहले कि दोनों में से कोई प्रतिक्रिया कर पाता। ज़ॉम्बी कांच की दीवारों को तोड़कर ऑफिस में घुस आते हैं। वैलेरी चीखती है जब वे उसे नीचे खींचते हैं। मिलानी भागने का मौका पकड़ लेती है, गलियारों से होकर दौड़ती है। बाहर जैसे ही ब्रिमस्टोन प्रोटोकॉल पूरी ताकत से सक्रिय होता है, द्वीप पर विस्फोट होने लगते हैं। मिलानी चट्टानों के किनारे की ओर दौड़ती है और समुद्र में गोता लगा देती है। ठीक उसी समय जब बमों की लहरें रिसोर्ट को अपनी चपेट में ले लेती हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगाते द्वीप को खंडहर बनता जलता देखते हैं। 3 हफ्ते बाद मिलानी वैश्विक समाचारों में नजर आती है और रिसोर्ट तथा शरणार्थियों के शोषण की सच्चाई उजागर करती है। उसकी गवाही दुनिया भर में फैल जाती है और लग्जरी पर्यटन के पीछे छिपी भयावहता को उजागर कर देती है। एक शांत बार में अराजकता से बहुत दूर कहीं आर्चर अकेला बैठा है, जिंदा, और टेलीविजन पर मिलानी का प्रसारण सुनता है। वह ज़ॉम्बियों के खिलाफ पिछले युद्ध के बारे में बात करती है। कहती है कि मानवता शायद बच गई हो, लेकिन इस प्रक्रिया में उसने अपनी आत्मा खो दी है। क्योंकि हमने युद्ध जीता, लेकिन किसी तरह हमने खुद को खो दिया। जैसे ही उसके शब्द गूंजते हैं, बाद के हालात की लाइव रिपोर्ट कर रही एक रिपोर्टर ज़ॉम्बियों के एक समूह को पास आते हुए देखती है। वो मुड़ती है और भयभीत होकर उस भीड़ को देखती है।